शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी, ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसूं। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया, एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़ दिया। सुलझा विवाद श्री राम जन्मभूमि वाला, बन रहा मंदिर है जय सिया राम की। नाच नर नारी झूम धरती को चूम चूम, देवगण बोले जय जय अयोध्या धाम की। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी हैं समय की तेज कटारी ने। भारत के नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। गाँव पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आपको प्रणाम करता हूं। सतमौला कवियों की चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी मैं तेरे बच्चे का बाप बनने वाला हूँ, ये देख। ओ फुद्दू, एक गैस से भरा गुब्बारा अपनी माँ को दिखाइयो। लाइफ में कुछ बातों का बचना बहुत मुश्किल, और जब हो साथ सतमौला और उसका चटपटा टेस्ट, तो हर चीज बचेगी आसानी से। सतमौला सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ फुकरे 3 इन थिएटर्स नियर यू। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। सतमौला तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमौला खाओ, कुछ भी बचाओ। नमस्कार, सतमौला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सतमौला कवियों की चौपाल, आपकी अपनी चौपाल। सतमौला कवियों की चौपाल आज 21वें वर्ष में प्रवेश करने जा रही है, यानी जब ये एपिसोड आपके बीच में होगा 15 अगस्त आ चुका होगा। 15 अगस्त 2004 से चल रही है अनवरत यात्रा आगे भी अनंत काल के लिए चलती रहेगी। इसका एक कारण है, वो कारण है आपका हमें मिलता हुआ प्यार और आशीर्वाद, और हमारे शो पे जो कवि आते हैं वो आपकी उम्मीदों पे खरे उतरते हैं। आपकी जो भावनाएं हैं, राष्ट्र चिंतन की बात है, वो अपनी कविताओं में करते हैं। एक बार पुनः जोरदार ताली के साथ हम स्वागत करें सभी का। सतमौला कवियों की चौपाल, ये साधना टीवी के हमारे राकेश गुप्ता जी जो चेयरमैन हैं, अनिल मित्तल जी जो इस कार्यक्रम के संरक्षक हैं, सतमौला ग्रुप के चेयरमैन हैं, ये उनके शिव संकल्प का परिणाम है जो आज हम 21वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। सतमौला कवियों की चौपाल में आज मैं जिनको सबसे पहले एक काव्य आहुति के लिए जो अनुष्ठान में डाली जानी है, उसके लिए मैं जिनको आह्वान करना चाहता हूँ, वह होते हैं देश के, बहुत देश ही नहीं, देश के लाडले युवा तो हैं। युवा से आगे जो बड़ी बात है कि वो उन्होंने देश की सरहदों को पार करके अपनी भगवा कविताओं, मैं ओज कविता नहीं, भगवा कविताओं, और भगवा भी उन्होंने धारण कर रखा है और भगवा मैंने भी धारण कर रखा है। भगवा कविताओं से, और चाहे वो गोवंश के प्रति हो, चाहे वो राष्ट्र के प्रति हो, अपने अलख जगाते फिरते हैं। ऐसे मेरे प्रिय लाडले भाई अमित शर्मा का जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करें। अमित शर्मा जी, बहुत बहुत आभार दादा। मैं सतमौला कवियों की चौपाल जितने भी दर्शक गण देख रहे हैं, श्रोता सुन रहे हैं, मैं उनको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और जैसा दादा ने बताया कि एक देश में फिजी और ऑस्ट्रेलिया, तो हम भी साथ साथ थे। भारत सरकार का एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था, वहां पर हम साथ में थे और 4-5 दिन हमने साथ में ही गुजारे। और मित्रों, जैसे कि ये बहुत बड़ी बात है कि किसी एपिसोड को 21 वर्ष हो जाए। 2 दशक से लगातार साधना टीवी पर सतमौला कवियों की चौपाल चल रहा है। मैं कोटि शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं आदरणीय दादा प्रवीण आर्य जी को। स्वतंत्रता दिवस का अवसर है, जब अगस्त आता है, आज से 76 वर्ष पहले, 77 वर्ष पहले जब हम आज़ाद हुए थे, स्वतंत्र हुए थे,
तब जाकर अपने सैनिकों ने यही शब्द कहे होंगे, क्रांतिकारियों ने यही शब्द बोले होंगे कि लेके देशभक्त आगे बढ़ते ही जाते थे, कहते से भारत की शान का तिरंगा और जनगण मन वंदे मातरम धुन इसकी, सभी धर्मों के है ईमान का तिरंगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जनगण बहुत मन अच्छे, वंदे मातरम धुन इसकी, सभी धर्मों के है ईमान का तिरंगा। और भुजा एक घायल हुई दूसरी से थाम लिया, भुजा एक घायल हुई दूसरी से थाम लिया, झुकने न दिया हमने मान का तिरंगा, झुकने न दिया हमने मान का तिरंगा। और कुर्बानी रंग लाई दुल्हन आजादी की आई, राजपथ पे लहरा सम्मान। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, राजपथ पे लहरा तिरंगार का तिरंगा। और मित्रों, जब हम आजादी की बात करते तो बिना कश्मीर के ये बात नहीं हो सकती। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं अपनी सरकारों को, जिन्होंने कश्मीर मुद्दे को हल कर कर धारा 370 इस देश से हटा दी। जब धारा 370 हटी तो उस समय पर 3 मुख्यमंत्री कहा करते थे कि अगर धारा 370 हटी इस देश से तो कश्मीर में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। और तिरंगा उठाने वाले तो करोड़ों दर्शक साधना टीवी के माध्यम से कवि सम्मेलन सुन रहे हैं, आज उनको उठाने वाला कोई नहीं मिल रहा। तब दादा कहना चाहता हूं कि बारूद भरा तुमने घाटी में, उसको तो फटना ही था। बारूद भरा तुमने घाटी में, उसको तो फटना ही था। कलंक बनी थी 370, उसको तो हटना ही। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कलंक बनी थी 370, इसको तो हटना ही था। और राजद्रोह की गर्म हवा का लम्हा ठहर गया देखो, लाल किले से लाल चौक तक लहर गया देखो। और प्रचंड बहुमत भारत ने ना ऐसे ही दे दिया साहब, तुमने सावरकर का वंशज हल्के में ले लिया साहब। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, तुमने सावरकर का वंशज हल्के में ले लिया साहब। और बाधा कितनी भी आए भूचाल से नहीं डरा करते, हम अंध उपासक महाकाल के काल से नहीं डरा करते। डमक डमक डम डम शिव शंकर फिर से डोल गया, खुद की नगरी खून में देखी, नेत्र तीसरा खोल गया। और एक विधान, एक परिधान और एक संविधान होगा, लाल चौक पर तिरंगे की छाया में राष्ट्रगान होगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लाल चौक पर तिरंगे की छाया में राष्ट्रगान होगा। और युगों युगों तक सभी पढ़ेंगे, अजब कहानी बना दिया। दादा अगली पंक्ति में कुछ चाचा जान भाईजानों के नाम आएंगे कि युगों युगों तक सभी पढ़ेंगे, अजब कहानी बना दिया। अलगाववाद का चचा गिलानी पानी पानी बना दिया, अलगाववाद का चचा गिलानी पानी पानी बना दिया। केसर की क्यारी में सारे बोते अपने पाप रहे, जिम्मेदार उमर फारूक के दोनों बेटे बाप रहे। ना महबूबा ही दिखती है, नहीं पाक और चीन दिखा, अब तक वो बीमार आदमी नहीं मलिक यासीन दिखा। और अंधियार मिटाने का जिम्मा था, अंधियार मिटाने का जिम्मा था, जलते दिए की बाती पर राष्ट्रवाद स्थापित कर दिया। राष्ट्रवाद स्थापित कर दिया अलगाववाद की छाती पर। और मां को सब कुछ दे डाला, मां को सब कुछ दे डाला, तब जाकर हम बड़े हुए हैं। जहां पे पीएम खड़े हुए हैं कई हिमालय गढ़े हुए, जहां पे पीएम खड़े हुए हैं कई हिमालय गढ़े हुए हैं। और मुकुट देश का बचा लिया और लाज बची सम्मान की, हल्की कुर्सी मत समझो तुम भारत के प्रधान की। जो कविता से राज बदलता वो दिनकर कुर्सी में है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दादा दिनकर जी बैठे, दादा बागीश दिनकर, उनके सानिध्य में पढ़ना चाहता हूं। और हास्य के बहुत बड़े कवि वेद दादा बैठे हुए हैं, तब जा कहना चाहता हूं कि जो कविता से राज बदलता, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तब जाके कहता हूं कि जो कविता से राज बदलता वो दिनकर कुर्सी में है। बैल की भांति कोल उचलाया सावरकर कुर्सी में, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बैल की भांति कोल उचलाया सावरकर कुर्सी में है। 1.25 अरब के भारत का भी प्यार यहां कुर्सी में है। डॉक्टर केशव राव हेडगेवार यहां कुर्सी में है। माधवराव सदाशिवराव का अंतस कुर्सी में है। 20 साल तक संघ चलाया देवरस कुर्सी में है। तूफानों में पार लगाई वो नैया कुर्सी में है। जीवन हवन किया जिसने रज्जू भैया कुर्सी में है। और अब तक कितने नींव बने हैं रण बांकुरे कुर्सी में, स्वयं समर्पित होके लगे हैं बाल ठाकरे कुर्सी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, स्वयं समर्पित होके लगे हैं बाल ठाकरे कुर्सी में। और सत्य सनातन परंपरा, सत्य सनातन परंपरा जब दानव से ठन जाती है, जब असुर पराजित होते हैं तो ये कुर्सी बन जाती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज सुस्थापित कवि बन चुके हैं, जो पूरे देश भर में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उनका नाम का डंका बज रहा है। ऐसे हमारे बीच में कवि उपस्थित हैं जिन्होंने प्रारंभ किया हमारे टीवी शो सतमौला कवियों की चौपाल से। वो होते हैं हमारे बड़े भाई सुनहरी लाल वर्मा तुरंत जी।
और सुनहरी लाल वर्मा तुरंत जी ने अपने आयु के साथ अनुबंध कर लिया है। उन्होंने बाल डाई करने बंद कर दिए हैं। वो हमें भी कहते हैं कि भाई आप भी मूल स्वरूप में आ जाओ, लेकिन भाई हमें तो मतलब इसी रूप में ठीक रखता है। और ये तुरंत जो दादा हैं, तुरंत नाम ऐसे ही नहीं पड़ गया इनका। इनको कोई भी कुछ बोल दे, सही बोल दे, गलत बोल दे, उल्टा बोल दे, सुल्टा बोल दे, ये चवन्नी के ठंडी तुरंत पकड़ाते हैं। ऐसे जोरदार कवि का हम अभिनंदन करते हैं, सुनहरी लाल वर्मा तुरंत। तो सुनहरी लाल वर्मा तुरंत मूलतः ब्रज के कवि हैं और ऐसे कवि जो अध्यापन में रहते हुए उन्होंने काव्य पाठ कार्य प्रारंभ किया और उनकी कई कविताएं अनेक राज्यों की पाठ्य पुस्तकों में आपकी कविताएं लग चुकी हैं। आपने राम मंदिर पर भी बहुत अच्छी एक आपकी पुस्तक आई, वो आपकी पुस्तक मेरे पास नहीं पहुंची लेकिन मुझे जानकारी मिली। सुनहरी लाल वर्मा तुरंत एक पैरोडी को किसी समय साहित्य जगत में दोयम श्रेणी का भी नहीं माना जाता था, लेकिन पैरोडी को सुनहरी लाल वर्मा तुरंत जी ने सुस्थापित किया। आप चाहे आपके दोहे हों, चाहे छंद हों, और ऐसी मार मारते हैं या तो आदमी को एमआरआई करनी पड़ती है, सीटी स्कैन कराना पड़ता है। ऐसे लोग साहित्य जगत में ऐसे लोग हैं जो इनकी कविताओं का एमआरआई करते हैं, और लेकिन उस एमआरआई से भी आपकी कविता 24 कैरेट सोने की शुद्धता आपके मानक पे खड़ी उतरती है। जहाँ जोरदार ताली के साथ हम सुनहरी लाल वर्मा तुरंत जी का स्वागत करते हैं। सुनहरी लाल वर्मा तुरंत। नमस्कार दोस्तों, मैं आज 21 वर्ष का सफ़र तय करने वाले अपने बहुत ही प्यारे प्यारे इस शो सतमोला कवियों की चौपाल को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ कि 21 साल इनके साथ चलते चलते मैं भी यहाँ तक पहुँच गया हूँ। मैं भी नवांकुर की तरह से इसमें अंकुरित हुआ था और आज वृद्धांकुर हो गया हूँ। हाँ, तो नया शब्द निकाल दिया मैंने। तो ये जो सफ़र है, ज़िंदगी का सफ़र है, ये कैसा सफ़र कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। हम सब समझ रहे हैं कि इसने कैसे कैसे परिस्थितियों में से निकल करके अपने को बचाए रखा है। कोरोना जैसी बीमारी के बीच में भी ये लहलहाता रहा था ये पौधा, और उस समय भी कहीं ना कहीं कैसे भी कैसे घर से बाहर से ऑनलाइन ये चलता रहा था। इसने अपनी गति को रोका नहीं और निरंतर आवाज़ चलता रहा। बहुत बहुत बधाइयाँ आदरणीय भाई प्रवीण। धन्यवाद जी को। धन्यवाद। हाँ, बहुत बहुत सम्मान। तो देखिए, मैं कुछ बच्चे जो हैं स्कूलों में पढ़ते हैं, जाते हैं और भाग आते हैं, अटेंडेंस लगाई और भाग आए, पढ़ते नहीं हैं। एक दिन एक अधिकारी आए मुझसे, बोले ये बच्चे भाग जाते हैं और आप इनको रोकते नहीं। मैंने कैसे रोकूं, दबाव डाल नहीं सकते और मार पिटाई कर नहीं सकते। तो बोला अब इन बच्चों को क्या होगा, ऐसे भागेंगे तो। मैंने जिनको पढ़ना है वो पढ़ रहे हैं, जिनको नहीं पढ़ना है वो बाहर घूम रहे हैं, क्या करा जाएगा। तब मैं शाम को आकर के एक 4 पंक्तियां लिखी कि कुछ लेता देता विजेता अभिनेता बन जाएंगे। इन बच्चों में से कुछ ले दे के पास होने वाले हैं कि कुछ लेता देता अविजेता अभिनेता बन जाएंगे, और कुछ सीमेंट बदरपुर रोड़ी कुछ रेता बन जाएंगे। कुछ सीमेंट बदरपुर रोड़ी कुछ रेता बन जाएंगे, और जितने पप्पू पास हुए हैं वे कुछ बने बने न बने, लेकिन जितने फेल हुए हैं सब नेता
बहुत अच्छा, सब नेता बन जाएंगे। लेकिन जितने फेल हुए हैं सब नेता बन जाएंगे। नेता बन जाएं। राहुल गांधी जी की जय हो। तो ये चलता है साहब। और आजकल एक खेल और चला है टीवी पर, बच्चे उसमें लगे रहते हैं, पबजी। हाँ पबजी। और पबजी को लेकर ये हमारे लवजी, क्या नाम है उनका, वो लप्पू सचिन, हाँ हाँ, अब वहाँ से पकड़ लाया है पबजी को। तो हमने कि हम भी ऐसा खेल लें, क्योंकि हमारा भी मन कर रहा है कि ऐसा खेल खेला जाए। तो कुछ तो दालों में गरम घी का मजा ले, कुछ तो दालों में गरम घी का मजा लेते हैं, और कुछ टमाटर बिना सब्जी का मजा लेते हैं। कुछ टमाटर बिना सब्जी का मजा लेते हैं। और हम तो लप्पू से सचिन के सजीव चेले हैं। हम तो लप्पू से सचिन के सजीव चेले हैं। आजकल हम भी तो पबजी का मजा लेते हैं। हो सकता है ताल इसका कुछ हो जाए बढ़िया काम। और अब हम भी अब दाल मखानी का मजा लूटेंगे। हम भी अब दाल मखानी का मजा लूटेंगे, और अंगूर के पानी का मजा लूटेंगे। और अंगूर के पानी का मजा लूटेंगे। और हम भी बाबा बनेंगे छोड़ घर गृहस्थी को। हम भी बाबा बनेंगे छोड़ घर गृहस्थी को। फिर बुढ़ापे में वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत 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 अच्छे। फिर जब बाबा बन रहे हैं आजकल बहुत सारे लोग, मेरा मन भी कर रहा है कि बाबा बन जाए। एक दिन तो मैं रात को सपने में सो रहा था, और सपने में मेरे पास एक आया कि तू बाबा बन जा। तो मैं बाबा बनने की प्रक्रिया में आ गया, इसलिए बाल सफेद कर लिए। तो मैंने बाल सफेद करना शुरू किया, बढ़ाऊंगा इन्हें। तो एक मैंने रात सपने में एक गीत लिखा, वो मैं बता दे रहा हूँ, बिना मुझे याद है सपने की तरह से। मैंने सोचा बाबा बनने में कितने फायदे हैं, कि बाबा बन जा बेटा अब तू भज गोविंदम हरे। वाह वाह वाह। कि बाबा बन जा बेटा अब तू भज गोविंदम हरे हरे। और रोज पुलिंदे घर लाएगा तू नोटों के हरे हरे। वाह 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 वाह। पर नौकरियों के गए जमाने कहाँ नौकरी पाएगा। और घोटालों के इस दलदल में घुट घुट के मर जाएगा। और तेरे पोथी पत्थर डिग्री, तेरे पोथी पत्थर डिग्री सड़ जाएंगे धरे धरे। बाबा बन जा बेटा अब तो भज गोविंदम हरे हरे। जय रघुनंदन जय सिया राम, जितनी तनका उतना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जय श्री राम बोलो, जय श्री राम। बहुत अच्छे, बहुत। ये राम के नाम को बदनाम करने वाले तो मैं भी बन जाऊं, लेकिन मैं राम के नाम को बदनाम नहीं करूंगा। बहुत अच्छे। और देखो कि कुछ दिन के अंदर सपूत तू धन कुबेर बन जाएगा। कुछ दिन के अंदर सपूत तू धन कुबेर बन जाएगा। और इनकम टैक्स कमिश्नर तेरे दर पे शीश झुकाएगा। और मंत्री संतरी बाहुबली सब तुझसे रहेंगे डरे डरे। और बाबा बन जा बेटा अब तू भज गोविंदम हरे हरे। जय रघुनंदन जय सिया राम, पहले पैसा पीछे काम। जय श्री राम बोलो, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज
अगर मैं कहूं अमित भाई भी उस चीज़ की अलग जगा रहे हैं, वागीश जी भी अलग जगा रहे हैं, और कई हमारे काव्य संगठन भी अलग जगा रहे हैं। आज मंचों पर जो वस्तुतः स्थिति है कि ऐसा नहीं कि मैं मंचों पे नहीं हो सकता था, मंच की जो प्राथमिकताएं हैं उसमें हम फिट नहीं बैठते। मंच आज बड़े बड़े जो कवि हैं, बड़े दुर्भाग्य के साथ बोलना पड़ता है, आज अगर मिर्जापुर 3 फिल्म आती है तो सब हो हल्ला कर रहे हैं कि ये फिल्म पर रोक होनी चाहिए, इसका विरोध होना चाहिए। लेकिन इस स्थिति के जिम्मेदार कौन है? इस स्थिति के जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम हैं। हमने ऐसे कवि को मंच से क्यों नहीं उतार दिया? जहां एक मंच संचालक संचालन करते हुए ड्राइंग रूम में बैठ करके उठ करके कवि और कवित्री दोनों बेडरूम वाली कविताएं करने लगे, छेड़खानियां होने लगे और छीटाकसी होने लगे, ऐसी छीटाकसी जो बेडरूम में भी वो नहीं हो सकती। आज मंच को प्रदूषित करने का कार्य हम में से सभी कर रहे हैं ना। हम सुधरेंगे, हमें स्वयं अपने हाथ में झाड़ू लेनी होगी, इसकी सफाई करनी होगी अपनी वाणी से। और मेरे इस शो पे इस बात का सौभाग्य रहा है कि मेरे अगर शो पे कोई ऐसा कवि हाथ से आ भी गया, मैंने तुरंत उसको मना कर दिया, भाई ये कविता आपके यहाँ पर नहीं होगी। कहते हैं मेरे पास इसके अलावा कुछ नहीं। मैंने ठीक है, कोई बात नहीं, धन्यवाद। लेकिन मेरा सौभाग्य रहा है कि आज 20 वर्ष कंप्लीट करके जब हम 21वें वर्ष में आ रहे हैं, 20 वर्ष से 21 वर्ष से जिनका हमारा सीधा नाता है, वागीश दिनकर जी के साथ बैठे हैं, वो हैं वेद प्रकाश वेद। वेद प्रकाश वेद ना वो चाटुकार कवि हैं, ना वो चारण कवि हैं। उनके पास अगर है तो हास्य है, और अगर हास्य है तो मुझे राजेंद्र राजा जी की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। हाई कमान ने भैया जी को पार्टी से निकाल दिया, पर भैया जी ने भी हार न मानी, झट पान की दुकान लगा ली। ये देख मेरी श्रीमती बड़े दुख स्वर में बोली, भैया जी पहले देश की सत्ता कोठी बंगला कार से चलाते थे और आज पान की दुकान लगा रहे हैं। मैंने कहा अरे बेवकूफ, ये पहले भी चूना लगाते थे और आज भी चूना लगा रहे हैं। वेद प्रकाश वेद। बहुत बहुत आभार प्रवीण भाई, और आपको सतमोला कवियों की चौपाल 21वें वर्ष में प्रवेश कर गई है। इसके लिए हास्य कवि होने के नाते विशेष बधाई इसलिए भी देता हूँ कि आपने विवाह की आयु में प्रवेश कर लिया है आपके लेकिन विवाह के बाद जो कठिनाइयाँ जीवन में आती हैं वो तो आप आगे आगे झेलेंगे। पर क्योंकि हमारे राष्ट्रीय त्यौहार का उत्सव का ये कार्यक्रम है, हर कवि अपने अपने तरीके से योगदान करता है अपनी कविताओं के माध्यम से। मैं भी हास्य में 2 पंक्तियां पहले पढ़ना चाहता हूं देशभक्ति की। देखिए, एक हास्य कवि को लंबी कविताएं लिखने की जरूरत नहीं होती, 2 पंक्तियों में काम हो जाता है। अब की बार मामला सारा आर पार कर देंगे, लाहौर कराची तक दिल्ली एनसीआर कर देंगे। वाह। तो प्रवीण जी, हमें बहुत लंबी कविताएं लिखने की जरूरत नहीं होती, और आपने बता दिया कि मैं किस तरह का कवि हूँ। मेरा किसी राजनीतिक दल से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो भाजपा ने वहाँ पे सरकार बनाई थी पीडीपी के साथ, अब वो टीडीपी के साथ है। तो तब कहता हूँ, कभी यहाँ पीडीपी, कभी वहाँ पीडीपी, कभी यहाँ टीडीपी, कभी वहाँ टीडीपी, क्या रखा है चिंतन में बैठ के बेटा बीडीपी। क्यों चक्कर में पड़े। और 15 अगस्त के उत्सव की बात हो, पाकिस्तान का जिक्र हो ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमारे न्यूज़ चैनल जैसे ही ये त्यौहार आता है हमारा, वो पाकिस्तान की बातें भी करने लगते हैं और दिखाने लगते हैं कि हमारे पास रक्षा के इतने उपकरण हैं, उनके पास इतने उपकरण हैं, हमारे पास इतनी तोप हैं, उनके पास इतनी तोप है, हमारे पास इतने लड़ाकू विमान हैं, उनके पास इतने लड़ाकू विमान हैं, हमारा इतना रक्षा बजट है, उनका इतना रक्षा बजट है। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, जितना पाकिस्तान का कुल रक्षा बजट है ना, इतना तो हम ब्याह शादी में नागिन डांस में फूंक देते हैं। बहुत अच्छे, बहुत।
शादी की बात से मुझे याद आया, कई लोगों की सलाह होती है, विशुद्ध हास्य की कविता सुनिएगा एक, कई लोगों की आदत होती है सलाह देने की। तब मैंने एक 4 पंक्तियों की छोटी सी एक कविता लिखी, सुनिएगा। जब 1.5 साल के अंदर ही मर गई एक आदमी की चौथी घरवाली, जब 1.5 साल के अंदर ही मर गई एक आदमी की चौथी घरवाली, तो उसके दोस्त ने दुख प्रकट करने के बजाय उसको सलाह दे डाली कि खराब मुकद्दर से पीछा यूं ना छूटेगा, हर 4 महीने बाद घुड़चढ़ी अपनी घोड़ी खरीदी क्यों नहीं लेता, किराए में कहाँ तक लुटेगा। सलाह काम कर गई, पर हाय रे मुकद्दर, 4 महीने बाद वो घोड़ी भी मर गई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो कुछ लोगों की सलाहें ऐसी होती हैं। इसी गोत्र की एक और कविता सुनिएगा। लड़का लड़की के चक्कर में रोजाना 6 मील से आता था, लड़का लड़की के चक्कर में रोजाना 6 मील से आता था, उसे छेड़ता था और एक ही गाना गाता था, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा। लड़की को ये बातें बिल्कुल भी नहीं पछती थी, वो ऐसी वैसी बातों से बचती थी। सो मरती क्या ना करती, एक दिन डरती डरती अपने बाप को सारी बातें बता बैठी। बाप की मूछें गुस्से में ऐठी, अच्छा मेरे घर के सामने घर बनाने का ख्वाब, अच्छा मेरे घर के सामने घर बनाने का ख्वाब, लगता है उसके दिन आ गए खराब, बर्बाद होना उसकी किस्मत में है लिखा। अब कभी गा दे ये गाना दोबारा, तो कहना घर बनाने की छोड़, तू खाली प्लाट लेकर ही दिखा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। घर बनाने की छोड़, तू खाली प्लाट लेकर ही दिखा। 4 लाख रुपए गज का भाव है मेरी कॉलोनी में, पूरा का पूरा खप जाएगा, प्लाट के बदले खुद नप जाएगा। और यदि हो ही जाए कोई अजूबा, पूरा कर ही ले वो अपना मंसूबा, तो बेटी तू भी निसंकोच उसको वर लेना, एक झटके में शादी कर लेना, क्योंकि वो लड़का जीवन के किसी भी स्तर पर फेल नहीं है। घर बनाना आज के ज़माने में कोई हंसी खेल नहीं है, घर बनाना आज के ज़माने में कोई हंसी खेल नहीं है। आज हमारे बीच में हैं सुप्रसिद्ध विद्वान, राजनीति के पुरोधा, और आपने अटल जी, चौधरी चरण सिंह जी, कर्पूरी ठाकुर जी, सभी के साथ आपने काम किया है। आप देश के लब्ध प्रतिष्ठित राजनेताओं में उच्च श्रेणी के जाने माने आप नेता हैं, राजनेता हैं। मैं आपसे कुछ बातें मैं करूंगा। तो सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आप सतमोला कवियों की चौपाल में आए, और सतमोला कवियों की चौपाल में आप आए, और कल ही मैं आपका एक कार्यक्रम देख रहा था, इंडिया टुडे ग्रुप का प्रोग्राम था, ऊपर वाला सब देख रहा है। आज जो सबसे ज़्यादा जो बात होती है वो होती है आजकल संसद में जिस प्रकार की भाषाएं बोली जा रही हैं, जिस प्रकार की अभद्रताएं होती हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? धन्यवाद प्रवीण जी और सभी साथियों। आपने बहुत सामयिक और अलार्मिंग सवाल उठाया है। बड़ी मेहनतों के बाद, बड़ी कुर्बानियों के बाद, बड़ी तकलीफ़ों के बाद हमको आज़ादी मिली। इसमें गांधीवादी तरीके से लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानी भी थे, और भगत सिंह और ऊधम सिंह की तरह से, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आज़ाद की तरह से अपने अपने तरीके से उत्कृष्ट इच्छा और अभिलाषा के साथ भारत माता पर कुर्बान होने वाले लोग भी थे। सभी के संयुक्त प्रयासों को प्रणाम करते हुए, भारत की जो संसद है वो इस समय 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही है। ये सही है। देश लंबी गुलामी के बाद आज़ाद हुआ,
शिक्षा भी संपूर्ण नहीं थी और लंबी गुलामी ने एक मानसिकता भी हम लोगों की बनाई, जिससे छुटकारा पाने में भी अभी कभी समय लगेगा। वर्तमान में जो गतिरोध है वो बहुत अफसोसजनक है, निराशाजनक है। संसद बनी ही बहस के लिए थी और लोकतंत्र की पहली शर्त है असहमति, कि हम आपसे भिन्न राय रखते हैं। इसमें ना ईर्ष्या है, ना विद्वेष है, ना नफरत है, ना बदले की भावना है, वरना फिर तानाशाही में और लोकशाही में कुछ फर्क नहीं बचेगा। हमें तर्क के साथ विनम्रता पूर्वक अपनी बात कहनी है, जिसको सत्ता पक्ष को सुनना है और निराकरण करना है। और संसद चलाने की जिम्मेदारी एक की नहीं, हमें दोनों को बराबरी जिम्मेदारी दी गई है। उनको सुनाने की, तर्कपूर्ण तरीके से उनको सुनने की और समाधान करने की। इधर पिछले कुछ दिनों से जो गतिरोध है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तो इससे हमारे सांसदों की छवि खराब हो रही है, दूसरा जो बिल हैं वो बगैर बहस के पास हो रहे, जो नहीं होने चाहिए। ये भी संविधान में निर्मित है कि कोई भी बिल अगर संसद में आएगा, पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों तर्क करके उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। तीसरा और एक बड़ी बात, विपक्षी दल जब ज़्यादा हाय हुल्ला मचाते हों, उनको ये सोचना चाहिए कि गतिरोध जो है वो शासक दल के पक्ष में जाता है, उनके पक्ष में नहीं जाता। बहुत जी एक चीज़ और है। एक लगता है कि एक नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द का निर्माण किया, वो किया आंदोलन जीवी। और जब भी चुनाव नज़दीक होते हैं, चाहे किसी राज्य के या केंद्र के, किसान आंदोलन खड़ा हो जाता है। आप चौधरी चरण सिंह जी के साथ आपने सतत कार्य किया है। आप चौधरी चरण सिंह जी के दर्शन से भी आप जानकार हैं। आप उनके पथ चिन्हों पे चलने वाले व्यक्ति हैं। आज जो किसान आंदोलन है और जो वस्तुतः चौधरी चरण सिंह जी की सोच थी, उसमें कितना फर्क है? नहीं, वो तर्कों के आधार पर इन समस्याओं को परिभाषित करते थे। उन्होंने किताबें भी लिखी, लेख भी लिखा और संसद विधानसभा में भी सवाल उठाए। जो पहली पंचवर्षीय योजना बनी, उसमें कृषि के लिए 35% का बजट आवंटित किया गया था और इंडस्ट्री के लिए 15%। धीरे धीरे सरदार पटेल की मृत्यु हो चुकी थी, कृषि पर ध्यान कम हो चुका था और जो तीसरी पंचवर्षीय योजना बनी है उसमें कृषि का बजट घट करके 15% हो गया और इंडस्ट्री का 35% हो गया। गरीबी बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी। इस पर चौधरी साहब ने लिखा भी और कांग्रेस की अधिवेशन में भी सवाल उठाया, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका था। लेकिन 1964 में पंडित नेहरू ने संसद में स्वीकार किया, हालांकि उसके बाद उनकी मृत्यु भी होगी और ये बहुत लेट भी था, कि मुझको कृषि पर अतिरिक्त ध्यान देना चाहिए था। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ है, गेहूं और चावल भी विदेश से आते थे। उस समय हमारी निगाहें बंदरगाह पर रहती थी कि किसी तरह से जहाज आएगा विदेश से और अगले दिन खाना मिलेगा। मैं अटल जी के समय फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन रहा हूँ। उस नाते भी और एक जागरूक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के नाते भी आप सब लोगों की जानकारी में लाना चाहता हूँ, आज दुनिया का नंबर 1 का गेहूं उत्पादक भारत है। आज दुनिया का नंबर 2 का चावल उत्पादक भारत है। आज नंबर 2 का चीनी निर्माता, गन्ना निर्माता भारत है। और अब नंबर 1, नंबर 2 जो एक्सपोर्ट होता है वो भारत से हो रहा है, गेहूं का भी, चावल का भी और चीनी का भी। ये आत्मनिर्भरता 75 वर्षों में हमने प्राप्त की है, जिसके लिए इस देश के किसान
कि जितनी भी प्रशंसा की जाए और कृषि वैज्ञानिकों की उतनी का। बाबू जी, आपने हमारे कार्यक्रम को समय दिया, आप सतमोला कवियों चौपाल में आए, आप से हम शुभकामना चाहते हैं जहाँ सभी कवियों को और साहित्य समाज को अपना संदेश देने की कृपा करें। नहीं, मैं अपने प्रारंभिक संबोधन में भी प्रवीण जी इसकी प्रशंसा की है और सतमोला के जो ओजस्वी और विद्वान कवि हैं वो अपने संबोधन के माध्यम से समाज को और श्रोताओं को आंदोलित भी करेंगे, आश्चर्यचकित भी करेंगे अपने संबोधन से, और एक प्रभावशाली असर उनके दिल और दिमाग पर छोड़ेंगे, चूँकि कविता भी झंझोरती है, ये किसी की वंदना में नहीं गाई जाती। ओजस्वी कवि वही हैं जो समय की नब्ज को पकड़ करके समाज के दर्पण बनने का काम करें। जो सतमोला के जो कवि मेरे साथी हैं, ये क्षमता उनके अंदर मुझको दिखती भी है। धन्यवाद। मैं सतमोला कवियों चौपाल की ओर से श्री अनिल मित्तल, संरक्षक सतमोला कवियों चौपाल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप से, और साधना टीवी के अपने राकेश गुप्ता जी और गौरव गुप्ता जी की ओर से, साधना परिवार की ओर से, इस दिन परिवार की ओर से और सतमोला परिवार की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन और आपको हार्दिक आभार प्रकट करता हूं कि आप हमारे शो पे पधारे। हार्दिक और अभी सतमोला कवियों की चौपाल में अभी आप अनेक आप कवियों को सुनेंगे और ये एक विशेष आयोजन है सतमोला कवियों की चौपाल। कमर्शियल ब्रेक के बाद नए कवियों के साथ आप जुड़े रहेंगे। मिलते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। मैं तेरे बच्चे का बाप बनने वाला हूँ, ये देख। ओ फुद्दू, एक गैस से भरा गुब्बारा अपनी माँ को दिखाइयो। लाइफ में कुछ बातों का बचना बहुत मुश्किल, और जब हो साथ सतमोला और उसका चटपटा टेस्ट तो हर चीज बचेगी आसानी से। Satmola celebrates the release of Fukre 3 in theaters near you. जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। नमस्ते, आप सभी साधना चैनल और हमारे दर्शकों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आफ्टर द ब्रेक हम हाजिर हुए हैं कुछ नवांकुर कवियों और कवित्रियों को लेके। तो उम्मीद है आप लोगों को उनकी कविताएं, उनकी रचनाएं बहुत पसंद आएगी और हम बहुत आनंद उठाएंगे उनको सुन के। तो इस कविता के सफ़र को जारी करते हुए हम अभी पहले बुलाना चाहते हैं मोनिका अरोरा जी को, जो कि देहरादून से आई हैं और काफ़ी लंबे समय से कविता पाठ करती हैं, लेकिन 2-3 साल से वो काफ़ी सक्रिय हैं कविताएं और गज़ल लिखने में। तो आइए हम उनका स्वागत करते हुए आज उनकी आवाज़ में गज़ल को सुनते हैं। मोनिका जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपनी प्रस्तुति सबसे पहले एक मनहरण घनाक्षरी के साथ प्रारंभ करूंगी और उसके बाद कुछ गीत और गज़ल आप सबके सामने रखूंगी। स्वागत है। गौरी माँ को पूज कर पाया साथ राम जी का, गौरी माँ को पूज कर पाया साथ राम जी का। धन धन भाग है प्रीत मुस्काने लगे, जनक सुता है चली छोड़ सखियों का संग, जनक सुता है चली छोड़ सखियों का संग। पिया जी की गलियां सिया को लुभाने लगे, राम जी के साथ चली कलियों के जैसी सिया, राम जी के साथ चली कलियों के जैसी सिया। रूप वो अनोखा देख सब हर्षाने लगे, लाज से झुकाए आंखें सिया मतवारी प्यारी, लाज से झुकाए आंखें सिया मतवारी प्यारी। राम जी को देख के अब इतराने लगे, गौरी माँ को पूज कर
पाया साथ राम जी का, धन धन भाग है, प्रीत मुस्काने लगे। और अब एक रचना आप सबको समर्पित करती हूँ। चमक ऐसी के मीलों से जो देखे तो दिखे भारत, चमक ऐसी के मीलों से जो देखे तो दिखे भारत, ज़मीं पर ही नहीं अब आसमां में भी सजे भारत, जहाँ इतिहास गौरव की गवाही खुद से देता है, उसी साहस की माटी के अमर नगमे कहे भारत। वो मत वाले जिन्होंने जान दे दी देश की खातिर, वो मत वाले जिन्होंने जान दे दी देश की खातिर, मगर अंतिम समय तक भी यही अरमा जिए भारत। और बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे कुछ पंक्तियाँ मेरे भारत के गौरव को, मेरे भारत की सुंदरता को समर्पित है सर पर ताज जिसके और चरणों में महासागर, है सर पर ताज जिसके और चरणों में महासागर, वो पूरब और पश्चिम की भुजाओं में बसे भारत। और हमारा दमखम यदि देखना हो तो उस पर कुछ पंक्तियाँ। उठी लहरें जिगर में जब तो पर्वत भी हटा देंगे, उठी लहरें जिगर में जब तो पर्वत भी हटा देंगे, तेरी राहों में गुल क्या चीज़ ये मस्तक झुके भारत। बहुत बहुत शुक्रिया। और अंतिम शेर में इस नज़्म का, यहीं जीना यहीं मरना यही है मंतशा दुनिया, यहीं जीना यहीं मरना यही है मंतशा दुनिया, मिले फिर से जन्म तो आरज़ू के फिर मिले भारत, मिले फिर से जन्म तो आरज़ू के फिर मिले भारत। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक गीत में भगवान कृष्ण जो कि प्रेम के प्रतीक हैं, उन पर एक गीत है मेरा, आप सब सुनिएगा। जरूर, स्वागत है, स्वागत। कृष्ण की बांसुरी का हर एक स्वर कहे, कृष्ण की बांसुरी का हर एक स्वर कहे, मन बिरज सा बने प्रेम धारा बहे, मन बिरज सा बने प्रेम धारा बहे। गीत का बंद है। रोश की इस धरा को जरूरत नहीं, प्रेम ही प्रेम मन ढूंढता हर कहीं, प्रेम की कुछ छुअन से ही धड़कन बढ़े, प्रेम की कुछ छुअन से ही धड़कन बढ़े, मन बिरज सा बने प्रेम धारा बहे। मैं तेरी श्वास में, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तेरी श्वास में घुल गई इस तरह, मीठी मिश्री घुले नीर में जिस तरह, जैसे नदियाँ समंदर की हो कर रहे, जैसे नदियाँ समंदर की हो कर रहे, मन बिरज सा बने प्रेम धारा बहे।
बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला बंद है। राधिका बन के झूमे ये पावन समन, गोपियों के विरह जैसे पावन समन, बावरी प्रीत मीरा की सबसे कहे, बावरी प्रीत मीरा की सबसे कहे, मन बिरज सा बने प्रेम धारा बहे, मन बिरज सा बने प्रेम धारा बहे। और गीत का अंतिम बंद प्रस्तुत करती हूँ। प्रेम की ऐसी माया दिखा दीजिए, ये भगवान कृष्ण से मेरी प्रार्थना है। प्रेम की ऐसी माया दिखा दीजिए, द्वेष और दंभ को अब विदा कीजिए, प्रेम ही धर्म बनकर जगत में रहे, प्रेम ही धर्म बनकर जगत में रहे, मन बिरज सा बने प्रेम धारा बहे, मन बिरज सा बने प्रेम धारा बहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मोनिका अरोरा जी ने जो अभी हम लोगों को सुनाया, एकदम अपने मीठे सुरों में हम लोगों को बांध लिया उतनी देर के लिए। उनकी देशभक्ति का गज़ल सुन के हमें ऐसा लगा जैसे हम एकदम भारत के प्रेम में खो गए, और वहीं उन्होंने अपने गीत के ताल से हम सबको ब्रजधाम तक पहुंचा दिया। बहुत बहुत साधुवाद आपको मोनिका अरोरा जी। इसी क्रम को आगे करते हुए हम अभी कल्पना असवाल जी को, जो कि उत्तरकाशी से आई हैं, को सुनेंगे। वो काफ़ी दिनों से, बचपन से ही कविताएं लिखती रही हैं, लेकिन कॉलेज टाइम से लिखने के बावजूद अभी वो ज़्यादा गीत और मुक्तक की रचनाएं करने लगी हैं। तो आइए हम उनको सुनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आपका, और मेरे साथ आए सभी साथियों का स्वागत, आभार। और क्योंकि मैं पहाड़ से हूँ, गढ़वाल से हूँ, तो मेरी पहली रचना मेरे गढ़वाली बोली में मैं प्रस्तुत करना चाहूँगी। और मेरी जो रचना है वो माँ की तरफ से, या माँ को समर्पित कहूँ, वो बुजुर्ग माँ जो घर में है, अपने बेटों के साथ है, लेकिन अपने काम काज या अपने जीवन शैली के कारण बच्चे उनको समय नहीं दे पाते हैं। तो वो बुजुर्ग माँ की एक आशा होती है, आस होती है कि मेरे बच्चे मुझसे बात करें, क्योंकि जैसे जैसे बुज़ुर्ग इंसान होता जाता है वो चाहता है कि बच्चे आसपास रहें, बातचीत करें। लेकिन आज का समय ऐसा है कि कोई बात नहीं कर पाता है, क्योंकि वो बहुत बिज़ी लाइफ में चल रहे होते हैं। तो वो माँ अपने बच्चों को, बेटे को क्या कहना चाह रही है, ये मैं बताना चाहूँगी। कि मैं थोड़ा सा बताऊंगी कि गढ़वाली में मैंने क्या लिखा है। कि माँ कह रही है कि आते जाते तुम कमरे से बाहर अंदर जा रहे हो, तो मुझसे कभी बात कर लो, और मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, तुमसे बात करने का मन करता है, कभी तो मेरे पास बैठ जाओ। तो आंदा जांदा उचित बैठ लठ्याला, लठ्याला हमारे यहाँ गढ़वाली में बोलते हैं बेटे को, या कोई भी लड़का या बेटी या कोई भी। आंदा जांदा उचित बैठ लठ्याला, दुई घड़ी मेरा गैली बैठ लठ्याला, आंदा जांदा उचित देख लठ्याला, दुई घड़ी मेरा गैली बैठ लठ्याला, भरी खुद लगी छरे हिलाटाई कल जी मने हृदय में मुझे बहुत तेरी याद आती है। भरी खुद लगी चरे हिलाटाई कल जी, तेरी हंस दी मुखड़ी ना खिल दी अजी कुड़ी। कि तेरे हंसते हुए चेहरे से मेरा जो जिकुड़ा है ना हृदय, मेरा जो दिल है वो खिल जाता है। तेरी हंस दी मुखड़ी
न खिल दी अजी कूड़ी उनींदी रंदी राती आस मां तेरी जणी कदी बुझेली आँखी मेरी। कि मैं रात भर जागी रहती हूँ, मैं उनींदी रहती हूँ और मेरी आंखें कब बुझेंगी यानी कि कब बंद होंगी मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ इस आस में हूँ कि कभी तुम मेरे पास आओ और बैठ के मुझसे बातें करो। उनींदी रंदी राती आस मां तेरी जणी कदी बुझेली आँखी मेरी। खैरी विपदा खाई मैंने लिखाई पढ़ाई, मैंने बहुत परेशानियों से तुझे पढ़ाया लिखाया है और तेरा नाम होगा और तेरे नाम में मेरा नाम होगा, इस आस से माँ अपने बच्चे को बड़ा करती है। खैरी विपदा खाई मैंने लिखाई पढ़ाई तेरू नो माँ मेरू भी नो होलू अपड़ू जी समझाई। आंदा जांदा उचित देख लचाला कत मत उलार खत्यूं मेरा आँखों को पानी माँ बत बथौण तेरू रुसौण माया मेरी या मैं के माँ लगौण कत मत उलार खत्यूं मेरा आँखों को पानी माँ बत बतौण तेरू रुसौण माया मेरी मैं या के माँ लगौण। रुमक हो चराथी भगत हो ऊंची मुची टपराणू तुए माँ। रात हो या दिन हो मैं तुझ पे ही देखती हूँ कि तुझे कब फुर्सत मिले और कब मुझसे बात करे। रुमक हो चराथी भगत हो ऊंची मुची टपराणू मैं तुए पर कविता हुएली उन सुबह तेरी छुइयों की लगली ढेर। कविता होली उन सुबह तेरी छुइयों की लगली ढेर। जू भरी तड़फणु रे बाबा उचित छुई लगो रे बाबा। जू भरी तड़फणु रे बाबा उचित छुई लगो रे बाबा। जाने कदी बुझेली आँखी उनींदी रंदी आस माँ तेरी। आंदा जांदा उचित देख लठाला आंदा जांदा उचित देख लठाला। दुई घड़ी मेरा गेली बैठ लठाला। धन्यवाद। तो ये बहुत माँ की सुंदर, कविता, बहुत खूबसूरत कविता बहुत पढ़ा धन्यवाद। आपने। और अब मैं अपने थोड़ा हिंदी मुक्तक और गीत पर आऊँगी। तो एक मुक्तक से शुरू करती हूँ कि नई स्वर्णिम किरण बिखरी नवल सी चेतना लेकर नया आगाज है नभ पर नया श्रृंगार धरती पर। समंदर मुस्कुराहट का नदी हो भावनाओं की। समंदर मुस्कुराहट का नदी हो भावनाओं की। क्षितिज के रंग से किसले निखरता ओस सा निर्झर। और मैं इसके बाद जो रचना है वो अपने वीर जवान जो भाई हमारे बॉर्डर पर खड़े हैं हमारी रक्षा के लिए, पूरे देश की रक्षा के लिए, उनके लिए 4 पंक्तियाँ प्रस्तुत करती हूँ कि जवान वीर देश के सशक्त सूर्य ओजसा सुभाष शांति के लिए सुहास है सरोजसा। जवान वीर देश के सशक्त सूर्य ओजसा सुभाष शांति के लिए सुहास है सरोजसा। हिमालयी अखंडता धनंजयी अभेदता हुए शहीद शौर्य से यथार्थ पूर्ण लक्ष्यता। प्रताप केसरी दिखा अराति शक्ति से डरा। प्रताप केसरी दिखा अराति शक्ति से डरा।
महान शूरवीर से सुभाषिता वसुंधरा, महान शूरवीर से सुभाषिता वसुंधरा, सपूत भारती तुम्ही अनंत श्रेष्ठ वीरता, सपूत भारती तुम्ही अनंत श्रेष्ठ वीरता, पतंग के प्रकाश सा सुवर्ण है निदिव्यता, सशस्त्र वीर भूमि में पराक्रमी कुमार हो, सशस्त्र वीर भूमि में पराक्रमी कुमार हो, प्रणाम वीर साहसी धरा के कर्णधार हो, तटस्थ शैल तुंगता निशांति दीप्ति पूर्णता, तटस्थ शैल तुंगता निशांति दीप्ति पूर्णता, प्रभात वंदना करे विशिष्ट शौर्य वंदुता, जवान वीर देश के सशक्त सूर्य ओजसा, सुभाष शांति के लिए सुहास है सरोजसा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कल्पना असवाल जी। इन्होंने आज के सामाजिक जो हमारा भौतिकवादी युग में एक त्रासदी हो गई है कि बचपन में हम सब लड़ते हैं माँ की मेरी माँ मेरी, वही माँ फिर तेरी तेरी हो जाती है, इस चीज़ पे इन्होंने इतना सशक्त और इतनी सुंदर अपने मधुर आवाज़ में हम लोगों को पंक्तियाँ सुनाई, हम सब भावुक हो गए। तो बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद आपको कल्पना जी। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम आते हैं मोनिका भंडारी जी के पास, जो कि उत्तरकाशी से आई हैं। वो गढ़वाली गीत सुनाएंगे हम लोगों को। तो स्वागत है मोनिका भंडारी जी का। बहुत शुक्रिया मैम। मैं मोनिका भंडारी उत्तराखंड के सुदूरवर्ती उत्तरकाशी ज़िले से आई हूँ। हम लोग पहाड़ में रहते हैं और हमारी बोली वहाँ पर गढ़वाली बोली है, तो मैं इसी में अपनी कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आप लोग सुनिएगा। स्वागत है। इस जो गढ़वाली गीत है इसमें मैंने अपने उत्तराखंड के बारे में लिखा है कि कैसे हम लोग वहाँ पर पहाड़ों में वहाँ की कैसे वहाँ की परिस्थिति है, वहाँ का भौगोलिक क्षेत्र कैसा है और वहाँ पर गंगा यमुना नदियाँ निकलती हैं, तो ये सारा इसमें वर्णन है। आप लोग सुनिएगा। चल लोगू म्यारा पहाड़ देखी ओला, 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 चल लोगू म्यारा पहाड़ घूमी ओला, चल लोगू म्यारा पहाड़ घूमी ओला, चल लोगू म्यारा पहाड़ घूमी ओला, तक मिलने तुम ते हमारू ही माला, तक मिलन तुम ते हमारू ही माला, जय की पैरी छा बर्फ की माला, जय की पैरी छा बर्फ की माला, तक बटी ओणी गंगार यमुना, तक बटी ओणी गंगार यमुना, ज्यों को पानी अमृत समाना, ज्यों को पानी अमृत समाना, चल लोगू म्यारा ही माला देखी ओला, चल लोगू म्यारा पहाड़ घूमी ओला। और इसके बाद इसमें है कि हमारे पहाड़ों में कैसे जंगल और घास के मैदान होते हैं और कैसे वहाँ पर बांज और बुरांश के पेड़ होते हैं। तो इसमें आगे सुनिएगा। तक मिलने तुम ते बण और बुग्याल, तक मिलने तुम ते बण और बुग्याल, बांजे का डाला और फूल बुरांश, बांजे का डाला और फूल बुरांश, तक मिलने तुम ते पुंगड़ियों की सार, तुम ते मिलनी पुंगड़ियों की सार, बीटा और पाखा हमारी पहचान, बीटा और पाखा हमारी पहचान, जगह जगह पर देवतों का थान, जगह जगह पर देवतों का थान, चौंदिसा बट देंदा आशीष महान, चौंदिसा बट देंदा आशीष महान, चल लोगू म्यारा बुग्याल देखी ओला, चल लोगू म्यारा पहाड़ घूमी ओला, चल लोगू म्यारा पहाड़ घूमी ओला, चल लोगू म्यारा पहाड़ देखी ओला।
और वहाँ पर कैसे बसंत ऋतु छाई हुई रहती है पूरे पहाड़ में, बहुत सुंदर देखने में लगता है। तो उसी पर आगे है, तक मिलन तुम ते ऋतु बसंत, तक मिलन तुम ते ऋतु बसंत, रंगीली पीली धरती अनंत, रंगीली पीली धरती अनंत, चैत का मैना की फूल फूल यार, चैत का मैना की फूल फूल यार, रासू चौफूला की भारी उलार, रासू चौफूला की भारी उलार, ढोल दमोर हुड़का की थाप, ढोल दमोर हुड़का की थाप, छोड़ जांदी सबू का मन मा छाप, छोड़ जांदी सबू का मन मा छाप, चल लो घूम्यारा पहाड़ देखी ओला, चल लो घूम्यारा पहाड़ घूमी ओला, तक मिलनी तुम ते पहाड़ की नारी, तक मिलनी तुम ते पहाड़ की नारी, वीर भड़ होंदी सब पर वो भारी। पहाड़ की नारी के बारे में कहा गया है कि वो बहुत वीरता से सारे काम करती है। पौराणिक इतिहास में भी दर्ज है कि पहाड़ की नारी ने समय समय पर काफ़ी बलिदान दिए हैं। तो इसमें ही है, तक मिलनी तुम ते पहाड़ की नारी, वीर भड़ होंदी सब पर वो भारी, घास पात ते जंगल जांदी, बड़ा बड़ा पहाड़ बड़ा बड़ा खाला पहाड़ लांघी जांदी, अपड़ा दुखों ते पिछने लुकों दी, अपड़ा दुखों ते पिछने लुकों दी, औरों का ध्यान माँ अपते बिसरौंदी, औरों का ध्यान माँ अपते बिसरौंदी, चल लोगों ते नारी ते मिली ओला, चल लोगों म्यारा पहाड़ देखी ओला, चल लोगों म्यारा पहाड़ घूमी ओला, चल लोगों म्यारा पहाड़ देखी ओला। और अंत में इसमें जो हमारे पहाड़ में छोटे जवान बच्चे होते हैं जो सेवा में, देश सेवा में अपने प्राणों का बलिदान दे देते हैं, उस पे 4 लाइनें हैं। तक मिलन तुम ते फौजी हमारा, तक मिलन तुम ते फौजी हमारा, देश सेवा माँ प्राण जू देंदा, देश सेवा माँ प्राण जू देंदा, सीमा पर जब भी लड़ाई लगदी, सीमा पर जब भी लड़ाई लगदी, निडर वेक अग्ने बढ़ी जांदा, निडर वेक अग्ने बढ़ी जांदा, बौड़ी नी आंदा सब घर अपना, बौड़ी नी आंदा सब घर अपना, देश को मस्तक उच्चू कह जांदा, देश को मस्तक उच्चू कह जांदा, चल लोग तो फौजी ते मिली ओला, चल लोगू म्यारा पहाड़ घूमी ओला, चल लोगू म्यारा पहाड़ घूमी ओला, चल लोगू मेरा पहाड़ देखी ओला। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब मैं आपके सामने एक नज़्म प्रस्तुत कर रही हूँ। इसमें कुछ शेर हैं तो मैं पढ़ती हूँ। मैं परेशान हूँ खुद से फिर भी महफिल में चली आई हूँ, मैं परेशान हूँ खुद से फिर भी महफिल में चली आई हूँ, जो बहे थे दिल में आंसू आज आँखों पे ले आई हूँ, जो बहे थे दिल में आंसू आज आँखों पे ले आई हूँ। मुझे मयस्सर हैं तेरे एहसानों के ज़ख्म लेकिन, मुझे मयस्सर हैं तेरे एहसानों के ज़ख्म लेकिन, खुद की तलाश में हूँ तुझे भूलने आई हूँ। क्या बात। मैं खुद की तलाश में हूँ तुझे भूलने आई हूँ। हरगिज़ नहीं ज़रूरी तेरा ज़िक्र करूँ किसी से, हरगिज़ नहीं ज़रूरी तेरा ज़िक्र करूँ किसी से, गमों की नुमाइश में मैं यकीन करना छोड़ आई हूँ, गमों की नुमाइश में मैं यकीन करना छोड़ आई हूँ। शुक्रिया। खौफ तेरे रुतबे का अब जरा नहीं मुझको, खौफ तेरे रुतबे का अब जरा नहीं मुझको,
मैं शहर में खुद की पहचान बना आई हूँ। मैं शहर में खुद की पहचान बना आई हूँ। अफसोस नहीं अब किसी हादसे का मुझको, अफसोस नहीं अब किसी हादसे का मुझको, मैं दिलासा दे देकर खुद को समझाती आई हूँ। मैं दिलासा दे देकर खुद को समझाती आई हूँ। और अंत में इसमें है, तू छोड़ दे तरस खाने की रहमतें मुझ पर, तू छोड़ दे तरस खाने की रहमतें मुझ पर, मैं अपने इस दिल को पत्थर बना आई हूँ। मैं अपने इस दिल को पत्थर बना। शुक्रिया। इसी में आगे मैं आपको एक कविता सुनाना चाहती हूँ कि स्त्रियों के मन की इसमें बात कही गई है। मन की उधेड़ बुन देह की तपन सहोदर हो गए जैसे, मन की उधेड़ बुन देह की तपन सहोदर हो गए जैसे, अकथ दुख पूरी देह का नमक आँखों को सौंप झरता रहा अनवरत, सुख उस तितली सा रहा जिसको पाने के लिए हथेली आगे की तो वो फुर्र से उड़ गया, सुख उस तितली सा रहा जिसको पाने के लिए हथेली आगे की तो वो फुर्र सा उड़ गया। मुसाफिर जीवन की यात्राएं अनवरत जारी रहीं, मुसाफिर जीवन की यात्राएं अनवरत जारी रहीं, कुछ यात्राएं मंजिल पाने को नहीं होती, चलती जाती हैं चुपचाप, कि चलते जाने के क्रम में चुप्पियाँ छूट रही हैं पीछे, चुप्पियाँ छूट रही हैं पीछे। शुक्रिया। एक मैं आपको दूसरी कविता सुनाना चाहती हूँ कि गांव जब शहर हो जाना चाहता है, जब गांव में रहने वाले लोग शहरीकरण की तरफ जाते हैं तो कैसे गांव अपने आप को बदलते हुए देखता है। तो प्रस्तुत है, गांव ने जब शहर हो जाना चाहा, गांव ने जब शहर हो जाना चाहा तो रंगीन सपनों की गठरी साथ बांध चला। शहर इतना बिखरा था कि गांव खुद में सिमट गया। शहर इतना बिखरा था कि गांव खुद में सिमट गया और सपने आँखों में बंद होके रह गए। अनचाहे शोर में आवाज़ दबी रह गई, अनचाहे शोर में आवाज़ दबी रह गई। बीतते समय के साथ शहरी गणित और भूगोल समझते हुए गांव ने सबसे पहले खोई अपनी स्वाभाविकता, गांव ने सबसे पहले खोई अपनी स्वाभाविकता। फिर बदली भाव भंगिमाएँ। गांव जिसे हरियाली देखने की आदत थी, गांव जिसे हरियाली देखने की आदत थी, उसकी आँखों में मरुस्थल उगाए, उसकी आँखों में मरुस्थल उगाए। शहर में बुलंदियाँ ज़रूर थीं, शहर में बुलंदियाँ ज़रूर थीं, लेकिन वहाँ से गांव नज़र नहीं आता था, लेकिन वहाँ से गांव नज़र नहीं आता था। शहर की रफ्तार में शामिल गांव, अब गांव जो है शहर की रफ्तार में शामिल हो गया है। शहर की रफ्तार में शामिल गांव अब हड़बड़ी में था और अपने सुकून को बेवक्त बीतता हुआ देख रहा था, और अपने सुकून को बेवक्त बीतता हुआ देख रहा था। शुक्रिया। बहुत 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 बहुत। इसी क्रम में मैं अपनी एक और कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। इसमें स्त्री मन की बातें कही गई हैं कि हमें लगता है कि हमें दूर से नज़र आता है कि अरे वो तो बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं, या मुझे लगता है कि मेरे दुख कुछ अलग हैं, दूसरी स्त्री के कुछ दुख अलग हैं, लेकिन जब मिलो बातचीत करो तो लगता है कि हमारे दुख भी मिलते जुलते होते हैं। तो प्रस्तुत है, मन जब भी कातर हुआ, मन जब भी कातर हुआ, अनगिनत मूक संवाद और स्नेह आलंबन भी आश्वस्त न कर पाए, अनगिनत मूक संवाद और स्नेह आलंबन भी आश्वस्त न कर पाए। जबकि दूर से दिखती सुंदर चेहरों की हंसी अच्छी लगी, जबकि दूर से दिखती सुंदर चेहरों की हंसी अच्छी लगी, लेकिन कभी उन चेहरों के मन के पास से गुजरी, लेकिन उन चेहरों के मन के पास से गुजरी तो निशब्द हो उठी। उदासी छुपाने के उपक्रम में खुशगवार दिखते चेहरों की, उदासी छुपाने के उपक्रम में खुशगवार दिखते चेहरों की तमाम गर्द और खलिश बिखर गई। दर्द समेट लेने के यत्न में उन्मुक्त हंसी का निहायती बनावटीपन दिख गया। कितनी पक्की रंगरेज होती बन जाती हैं ये, कितनी पक्की
रंगरेज बन जाती हैं ये, अपनी देह और मन को बेतरह अनचाहे रंगों से ढक लेती हैं। बस नाम और चेहरे बदल जाते हैं, बस नाम और चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन कहानी अनजानी नहीं होती। हमारी पीड़ाएं भी कितनी मिलती जुलती होती हैं ना, हमारी पीड़ाएं भी कितनी मिलती जुलती होती हैं ना। शुक्रिया। हम लोगों ने मोनिका भंडारी जी को सुना। उन्होंने बहुत खूबसूरती और लाजवाब तरीके से शब्द रचना की है। उनकी रचनाएं एक से बढ़कर एक थी। हम मंत्रमुग्ध होकर समय का भी हमें अंदाज़ा नहीं रहा, उन्होंने ऐसे समा बांधा। उनके गीत में उन्होंने जो गढ़वाली भाषा में जो उन्होंने उत्तराखंड की सुंदरता का वर्णन किया, एक गीत में उन्होंने सब कुछ समेट दिया, प्रकृति, स्त्री, हमारे फौजी भाई और बालकों का सब कुछ। तो हम बहुत बहुत साधुवाद करते हैं, उनकी रचनाशीलता बनी रहे, हम ईश्वर से दुआ करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मोनिका जी। कविताओं के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम अब चल रहे हैं वीरेंद्र कुमार बेधरक साहब की तरफ, जो कि दिल्ली से आए हैं और बहुत दिन से कविता कहानियाँ लिख रहे हैं। काफ़ी शौक है उनको कविता कहानी लिखने का, लेकिन आज वो आदरणीय सतीश सर्जन जी की कविता सुनाएंगे हम लोगों को। तो आइए हम सुनते हैं वीरेंद्र कुमार बेधरक साहब को। शुक्रिया। मिस्टर सतीश सर्जन जी की रचना है और द्रौपदी चीरहरण की रचना है। तो मैं शुरू करता हूँ। महाभारत का दृश्य है, द्रौपदी चीरहरण का। शुक्रिया। तो द्रौपदी कह रही है कि हे भीष्म पिता में कुछ बोलो, हे भीष्म पिता में कुछ बोलो, कुलवधु है तुम्हें पुकार रही। दुर्योधन जो व्यवहार किया ये तुम सबको क्या लगा सही। मेरा केस पकड़कर लाया है करता दुर्योधन दुर्व्यवहार। आर्यों की सब माताओं ने क्या नहीं दिया कोई संस्कार। मैंने तो दाव नहीं खेला चौसर की शाही क्रीड़ा में। जब दोष नहीं है कहीं मेरा तो क्यों मैं ऐसी पीड़ा में। संपत्ति ना मैं किसी राजा की जो हारे मुझको खेल जुआ। दादा तुम तो नीति प्रिय हो तब तू क्यों यूं लाचार हुआ। शुक्रिया। जब गंगा सुत कुछ कह न सका कृष्णा ने राजा से पूछा। दुर्योधन इतना धृष्ट है तो सम्राट दंड है क्यों चूचा। द्रौपदी ने बारी बारी से प्रश्नों का ढेर लगा डाला। धृतराष्ट्र विदुर और द्रोण के मानो हो मुंह ऊपर ताला। आखिर में बरसी पांडव पर किस बूते पर हो मेरे पिया। कुछ कहो बतारो क्या सूझा मुझको बाजी में लगा दिया। मछली की आंख वेदना था वो करके ब्याह के लाए हो। अर्जुन गांडीव कहाँ गुमे क्यों ऐसे शीश झुकाए हो। जब मीन चक्षु संधान किया तब हृदय मेरा हर्षाया था। मन ही मन में एहलाती थी मनचाहा वर जो पाया था। मां कुंती ने मुझे बांट दिया बन गए पति पांचों भाई। दुर्दशा देख ऐसी मेरी क्या तुमको लाज नहीं आई। मैं समझी थी बड़भागन हूं रणवीरों की मैं सबला हूं। पर अब ऐसा लगता मुझको डरपोकों की मैं अबला हूं। है गदा कहां गांडीव कहां, है गदा कहां गांडीव कहां। क्या जंग लगी तलवारों को सो सो धिक्कार तुम्हें मेरा धिक्कार तेरे हथियारों को। अरे घुंघरू बांधो चूड़ी पहनो गलियों में नाचो छम छम छम। नहीं बेचारी मुझको समझो नहीं हर से भाई बुलाए हम। हुआ पांचों का बल सिर तो क्या मेरे कृष्ण अकेले काफी हैं। हो दंड नीच आता ताई वो कभी ना देते माफी है। जो पता लगा मेरे वीरन को, जो पता लगा मेरे वीरन को क्षण भर ना देर लगाएंगे। नंगे पैरों हिरणा गति से मेरे वीर कन्हैया आएंगे। शुक्रिया। नई भगनी में लाचारों की मधुसूदन मेरा भाई है। लगता दुशासन दुर्योधन तेरी मौत शीश पर आई है। होती है बरकुटी वक्र जहां को राम वहीं मच जाता है। केशव हथियार उठा ले तो फिर काल भी ना बच पाता है। यदि आए भैया सभा मत तो कोई नहीं बच पाएगा। जब चक्र सुदर्शन घूमेगा सब मूली सा कट जाएगा। न बने निपुति मां तेरी कौरव सुतगण कुछ गौर करो। अतिशय अक्षम अपराध किया ना सर मृत्यु का मोर धरो। इतना सुन गर्जा दुर्योधन, इतना सुन गर्जा दुर्योधन। दुशासन देर लगाओ ना निर्वस्त्र करो पांचाली को जंघा पर मेरी बिठाओ ना। अग्रज की आज्ञा पाकर के दुशासन पट को राह खींच।
द्रौपदी अधीर हुई मन में, साड़ी हाथों से रही भींच। कुछ ना सूझा जब टेर भरी, बोली सुनिए मेरे गिरधारी, अब कोई नहीं अतिरिक्त तेरे प्रभु, ध्यान धरो है लाचारी। कान्हा की शान निराली है, कान्हा की शान निराली है। वो दौड़े दौड़े आते हैं, जब कोई आर्त पुकार करे निर्बल का बल बन जाते हैं। था चक्र सुदर्शन चला दिया, जब गज ने टेर लगाई थी। एक सेन नाई की खातिर बस अपनी ठकुरी बिसराई थी। मुट्ठी पर तंदुल के बदले 2 लोग सुदामा पाया था। एक बार पुरंदर के कारण उंगली पर अचल उठाया था। अब की द्रौपदी की बारी थी, रो रो कर कृष्ण पुकारी थी। हो गए रास्ते बंद सभी, बस अंतिम रहा मुरारी थी। हुए कृष्ण कृपालु कृष्णा पर, माधव जो करुण पुकार सुनी। जहां देखो साड़ी ही साड़ी, धरती अंबर तक चीर बुनी। अनवरत खींचता रहा चीर पर, छोर दूसरा पा न सका। हो गया चूर थक्कर, लेकिन साड़ी की था न लगा सका। था बहुत अचंभित दुशासन, ये नारी है या साड़ी है? द्रौपदी में हाड़ मांस भी है या सारी नारी साड़ी है? मूर्छित होकर गिरा दुशासन, निर्वस्त्र द्रौपदी कर न सका। 10 सहस्त्र शस्त्र सा बलशाली शर्मिंदा था, पर मर न सका। कभी याज्ञसेनी ने नटवर को साड़ी का टुकड़ा बांधा था, बदले में आज मुरारी ने साड़ी में साड़ी नांदा था। श्री कृष्ण भाव के भूखे हैं, भक्तों की श्रद्धा प्यारी है। ऋण चुकता करते व्यास सहित, माधव की लीला न्यारी है। शुक्रिया। और उन्हीं सतीश सर्जन जी की एक छोटी सी रचना, और महाभारत का दृश्य है और युद्ध का समय है। तो श्री कृष्ण क्रोधित हो जाते हैं वहाँ पर, जब अर्जुन को लगता है कि भाई ये तो सामान्य से मेरे सारथी हैं। तो फिर वो अपनी उनको विशेषता बताते हैं और विराट रूप अपना कर लेते हैं। वहाँ का दृश्य। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अनहद में है अस्तित्व मेरा, मैं ओम नाद में रहता हूँ। तीर्ण तीर्ण कण कण में अंश मेरा, सुन पार्थ साच में कहता हूँ। ब्रह्मांड सकल सूरज तारे सब, ग्रह नक्षत्र आकाश गंग, सुरनर किन्नर गंधर्व असुर जड़ चेतन सब है मेरे अंग। मैं आदि स्वम, मैं अंत स्वम, मैं निर्माता संहार स्वम, मैं जन्म हूं और मरण हूं, मैं प्रलय में रचनाकार स्वम। शुक्रिया। मैं जेर तथा मैं उद्बीज हूं, मैं ही अंडज और मैं स्वीदज, दाने में अंकुर मैं बनता, जल सागर प्राणी में अज। मैं घृणा हूं खुद आकर्षण हूं, मैं प्रसन्नता और शोभ हूं, मैं सतरजो तमस प्रकृति सकल और काम क्रोध मदलोभ हूं। मैं वैकुंठ में नहीं निवास मेरा, ना योगी हृदय में आता हूं। मेरे भक्त जहां मेरा गान करे, मैं स्वयं को वहां पाता हूं। प्रेमी खातिर कुछ भी करता, शुक्रिया। प्रेमी खातिर कुछ भी करता, मेरे भक्त मेरी दुर्बलता है, उन पर यदि आए आंच कोई, तब विधि विधान भी हिलता है। मैं काल परे कल्पना परे मंदबुद्धि में नहीं आता हूं, ब्रह्मांड अखिल में नासिमटू पर भक्त हृदय में समाता हूं। मेरे सखा मेरी यह बात सुनो, तुम्हें दिव्य चक्षु पहुंचाता हूं। है आज उठी एक मौज है, जब तुम्हें रूप विराट दिखाता हूं। सब छोड़ वहम और देख स्वयं, मेरी उपमा है कितनी भारी, ऐसा मेरा रूप न लखा कोई, अब तक जन्मे जो नर नारी। वाह, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप बहुत अच्छी कविता सुनाई इन्होंने, और सतीश सर्जन साहब को कोटि कोटि प्रणाम, उन्होंने इतनी अद्भुत रचना की। आज हमारे बीच में वीडियो सेगमेंट के उसमें हमारे सबसे पहले हमारे बीच में देश की लब्ध प्रतिष्ठित कवयित्री डॉक्टर मधुलिका सिंह, एक बहुत ही श्रेष्ठ गीतकार के साथ गीत के साथ हम उनको प्रस्तुत कर रहे हैं, मधुलिका सिंह जी। और उनकी गीत की मौलिकता और भाव प्रणयता आप जरूर ध्यान दीजिएगा, और हमें टिप्पणियों द्वारा ज़रूर बताइएगा कि गीत कैसा था। और एक बहुत बड़े गीतकार की सुपुत्री हैं डॉक्टर मधुलिका सिंह, ग्वालियर। साथियों, आज एक मैं आध्यात्मिक गीत को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। बड़े मन से लिखा है। अपने गुरुवर के लिए आध्यात्मिक गीत लिखने के लिए मुझे जब प्रेरणा हुई, तो अपने मन के भावों को मैंने उसमें उद्धृत किया है, उतार दिया है शब्दों के माध्यम से। क्योंकि कविता एक ऐसी विधा है जिसमें हम अपने मन के भावों को
शब्दों में पिरोकर मात्रा मीटर सब ध्यान रखकर सब चीज़ों का तरीके से हम प्रस्तुत कर सकते हैं। और कविता ही एक ऐसा माध्यम है, हम अपना गा गा कर बोल बोल कर अपने भाव प्रस्तुत कर सकते हैं। हमारे हृदय में जितने भी भाव होते हैं, क्योंकि भाव प्रवण होता है हर इंसान, कविता भी, तो मैं आज वो गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ अपने गुरुदेव के लिए। शब्द इस प्रकार है उसके कि जब भी जाती हूँ मंदिर में, जब भी जाती हूँ मंदिर में, बंद कपाट मुझे मिलते हैं। जब भी जाती हूँ मंदिर में, बंद कपाट मुझे मिलते हैं। और मलिन देख मेरे चेहरे को, मलिन देख मेरे चेहरे को, अक्सर कुटिल हंसा करते हैं। जब भी जाती हूँ मंदिर पर, बंद कपाट मुझे मिलते हैं। ये मैं कहती हूँ अपने गुरुवर से कि मेरे तो आराध्य इष्ट तुम, मेरे तो आराध्य इष्ट तुम, माता पिता और हो गुरुवर। मेरे तो आराध्य इष्ट तुम, माता पिता और हो गुरुवर। पाई कृपा तुम्हारी जब से, पाई कृपा तुम्हारी जब से, अंतरदीप जला करते हैं। पाई कृपा तुम्हारी जब से, अंतरदीप जला करते हैं। मंदिर में जब भी जाती हूँ मंदिर में। अब उनका जो हमें प्रेम प्राप्त हुआ तो मैं क्या लिखती हूँ कि सर पर जब तक हाथ तुम्हारा, सर पर जब तक हाथ तुम्हारा, मुझे नहीं कोई चिंता है। सर पर जब तक हाथ तुम्हारा, मुझे नहीं कोई चिंता है। यूं तो लोग सहारे तृण के, यूं तो लोग सहारे तृण के, वो दरिया पार हुआ करते हैं। यूं तो लोग सहारे तृण के, दरिया पार किया करते हैं। जाती हूँ मंदिर में, जब भी जाती हूँ मंदिर में, बंद कपाट मुझे मिलते हैं। जब भी जाती हूँ मंदिर में, कि पाया नेह तुम्हारा जब से, पाया नेह तुम्हारा जब से, इस दुनिया को समझ गई हूँ। पाया नेह तुम्हारा जब से, दुनिया कैसी समझ गई मैं। मेरे गीत लोग अब सुनकर, मेरे गीतों को अब सुनकर, असली भजन कहा करते हैं। मेरे गीतों को अब सुनकर, असली भजन कहा करते हैं। जब भी जाती हूँ मंदिर में, बंद कपाट मुझे मिलते हैं। जब भी जाती हूँ मंदिर में, जब भी जाती हूँ मंदिर में। अंतिम जो पंक्तियाँ हैं बड़े मन से लिखी हैं कि उसमें जो भाव है मेरा कि मेरे ईश्वर भगवान, तपस्या, गीत, गज़ल सब कुछ तुम ही हो गुरुवर। क्योंकि गुरु के बिना कोई कृपा होती ही नहीं है ना। तो कि मैं लिखती हूँ उसमें कि तुम ही गीत
गजल हो मेरी तुम ही गीत, गजल हो मेरी तुम ही मुक्तक छंद रुबाई, तुम ही गीत गजल हो मेरी तुम ही मुक्तक छंद रुबाई, इसीलिए पारस प्रतिमा में, इसीलिए पारस प्रतिमा में तेरे दर्श हुआ करते हैं, इसीलिए पारस प्रतिमा में तेरे दर्श हुआ करते हैं, जब भी जाती हूँ मंदिर में, जब भी जाती हूँ मंदिर में, बंद कपाट मुझे मिलते हैं, जब भी जाती हूँ मंदिर में, बंद कपाट मुझे मिलते हैं, दुखी देख मेरे चेहरे को अक्सर कुटिल हंसा करते हैं।
सतमोला कवियों की चौपाल में अभी तक आप सुन रहे थे देश के सुप्रसिद्ध नवांकुर, वृद्धांकुर और वरिष्ठ कवि हमारे साथ थे। और सतमोला कवियों की चौपाल में हम अब सुनते हैं हमारे सतमोला कवियों की चौपाल के संरक्षक श्री अनिल मित्तल जी, जो सतमोला ग्रुप के चेयरमैन भी हैं। आज ये कार्यक्रम 21 वर्ष का तो हो ही रहा है। जो इनका शिव संकल्प है हमारे साथ, वो ये एक ना रुकने टिकने वाली यात्रा है, आगे बढ़ती रहेगी, ऐसा उनका शिव संकल्प है। श्री अनिल कुमार मित्तल जी। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमोला कवियों की चौपाल आरंभ करा परवीन आर्य के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमोला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि, जो भी कवि काव्य पाठ उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं हम लोग, उन्हें मौका देते हैं नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सतमोला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमोला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। सतमोला कवियों की चौपाल जो 21 वर्ष की हुई है, उसका कारण हमारा परस्पर आपस में विश्वास है। यदि आप भी टीवी शो में, हमारे टीवी शो में काव्य पाठ करना चाहते हैं तो टीवी स्क्रॉल पर चल रहे नंबर 9711182183 पर हमें व्हाट्सएप करें। हमारी समन्वयक टीम आपसे तुरंत संपर्क करेगी। आप हमारे साथ 5 वर्ष के सदस्य बने। और आपने जैसे अब हमारे टीवी शो में देखते हैं कि बिना पक्षपात के ही हमारा कार्यक्रम सभी को बराबर मौका देते हुए चलता है। आप अपना स्वर्णिम भविष्य बना सकते हैं हमारे साथ चलते हुए। एक अनथक यात्रा में हमारे साथ काव्य अनुष्ठान में सहभागी बने, सतमोला कवियों के साथ जुड़ें। और सतमोला कवियों की चौपाल के सभी दर्शकों का भी हार्दिक धन्यवाद कि आपके प्यार और स्नेह आशीर्वाद से हम 21 वर्ष पूरे कर सके। धन्यवाद, नमस्कार। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। सतमोला तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।